ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे जिला पंचायत। तो किसी भी बच्चों का कमेंट तो मेरे को ऐसा दिखा नहीं है, तो अपन ये कंसीडर कर रहे हैं कि सभी को चीज़ें एकदम से क्लियर है। ठीक है, हमने क्या देखा, ग्राम पंचायत देख लिया। ग्राम पंचायत को बहुत बेसिक से डिटेल में हमने आराम से एक एक पोर्शन को समझा है, इसलिए जिला पंचायत में और जनपद पंचायत में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है। पिछली कक्षा हमारी किस पे हुई थी? जनपद पंचायत में हुई थी, और जनपद पंचायत के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जितने भी हम थे हमने उसको लिख लिए हैं। ठीक है, जनपद पंचायत की समिति, उससे संबंधित चीज़ों को हम आराम से देखेंगे। ठीक है, उसको आराम से देखेंगे। आज हम क्या करेंगे, पैरेलली पढ़ लेंगे जिला पंचायत को। तो आप लिख लो जिला पंचायत। ठीक है, तो अभी तक के हमने कल की कक्षा में क्या देखा था कि जनपद पंचायत में क्या होता था। हमने देखा था कि पूरा नॉर्मल हम क्या कर रहे थे, एक उसका एरिया वास्ट हो जा रहा था। उस वास्ट एरिया में हम क्या कर रहे थे, वार्डों की संख्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, तो हमारा क्या था, ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या जो थी 10 से 20, वही जनपद पंचायत में वार्डों की संख्या हो गई थी 10 से 25। ठीक है, तो जब हम जिला पंचायत की बात करते हैं तो जिला पंचायत में वार्डों की संख्या जो रहती है 10 से 35 हो जाती है। ठीक है, तो आप लिखो 10। यदि जनसंख्या 5 लाख, यदि जनसंख्या 5 लाख से कम है या आसपास है, यदि जनसंख्या 5 लाख से कम या आसपास है, और मैक्सिमम कितना जाएगा, 35। यदि जनसंख्या कितना है, 5 लाख से ज्यादा है, और ये क्या है, न्यूनतम 10 वार्ड होंगे और अधिकतम कितने होंगे, अधिकतम 35 वार्ड होंगे। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, और वो कॉन्सेप्ट ये है, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि वार्डों को ऐसे संख्याओं में बांटा जाएगा कि जनसंख्या लगभग क्या रहे, समान रहे। ठीक है, सभी वार्डों में जनसंख्या लगभग क्या रहे, समान रहे। सभी वार्डों में जनसंख्या अनुपात, सभी वार्डों में जनसंख्या अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्लियर है, एकदम समझ में आ गया सबको, कुछ भी डाउट नहीं है। इसलिए डाउट नहीं है क्योंकि क्या कर रहे हैं, सेम हम क्या कर रहे हैं, ग्राम पंचायत जो पढ़े थे जनपद में पढ़े हैं वही हम जिला में पढ़ रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहा है, केवल और केवल क्या हो रहा है, ये एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, ये एरिया क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब इसके गठन और संरचना को देख लेते हैं। गठन एवं संरचना, गठन एवं संरचना। अब देखो फिर से यहां पे एक बार आराम से चीज समझ लो। ग्राम पंचायत में जो पढ़े थे सेम वैसे ही जनपद में हम लास्ट कक्षा में पढ़े हैं, और सेम टू सेम चीज आपको कहां पे मिलेगी, अभी जिला पंचायत में। ठीक है, तो यहां पे जो गठन होगा वो किनसे होगा, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, सबसे पहले कौन होंगे यहां पे, निर्वाचित सदस्य। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दूसरा क्या होंगे, निशक्त व्यक्ति। ठीक है, तीसरा यहां पे कौन हो जाएंगे, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा। दूसरा लोकसभा, राज्यसभा, और जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष। क्लियर है? एकदम आराम से चीजों को सुनते जाना। गठन
और संरचना की बात करेंगे हम। जब हम गठन और संरचना की बात करेंगे तो याद रखना इस गठन के समय में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं ये क्या है, ये क्या है, स्थायी सदस्य हैं। और बाकी हम इनको क्या करेंगे, निशक्त को भी हटा दो, निशक्त जो हैं उनको भी हम अभी किसी में, ठीक है। बाकी ये अब देखो, आराम से सुनो, गठन वाली चीजों को एकदम आराम से समझना, आराम से सुनना। सबसे पहले मैंने बोला हूं निर्वाचित सदस्य, तो जो जिला पंचायत है वहां पे सदस्य क्या होंगे, पंचायत के इलेक्शन में क्या होंगे, खड़े होंगे, और जो क्या होंगे, प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आएंगे। जो लोग जनता के वोट के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, निर्वाचित सदस्य बोलेंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, निर्वाचित सदस्य बोलेंगे। और यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट ये आएगा कि यदि इन निर्वाचित सदस्यों में यदि जितने भी, जैसे मान के चलो 35 वार्ड के लिए चुनाव हुआ, मान के चलो 35 वार्ड के लिए चुनाव हुआ, मान के चलो 35 वार्ड के लिए चुनाव हुआ, और इस 35 वार्ड में यदि एक भी निशक्त व्यक्ति चुनकर नहीं आते हैं तो यहां पे क्या प्रावधान है, यहां पर प्रावधान है राज्य सरकार 2 निशक्त व्यक्तियों को क्या करेगा, 2 निशक्त व्यक्तियों को क्या करेगा, यहां पे नियुक्त करेगा। एक महिला और एक पुरुष, एक महिला और एक पुरुष, याद रखना, एक महिला और एक पुरुष, इनको क्या करेंगे, यहां पर नियुक्त किया जाएगा। और इनका कार्यकाल 1 साल से कम का नहीं होगा, 1 साल से कम नहीं होगा, 1 साल से कम नहीं होगा, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है 1 साल से कम नहीं होगा। कौन करेगा, राज्य सरकार या विहित अधिकारी जो भी है वो इनको क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। यदि 35 वार्डों में चुनाव हुआ और इन 35 वार्डों में निर्वाचित होकर आए सदस्यों में से एक भी निशक्त नहीं रहते हैं तो राज्य सरकार या विहिप अधिकारी 2 निशक्त व्यक्तियों को क्या करेगा, जिला पंचायत में सदस्य, पंचायत सदस्य के रूप में नियुक्त करेगा, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष होंगे, ठीक है। इनका कार्यकाल कम से कम 1 साल होगा, मतलब 1 साल से कम का नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है बट 1 साल से कम का कार्यकाल नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल पुराने कॉन्सेप्ट के ही जैसे चल रहे हैं, थोड़ा सा 19-20 का क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। चलो अब मैं यहां पे बोला हूं विधानसभा के सदस्य, मान के चलो किसी विधायक का क्षेत्र जो है ग्राम क्षेत्र और बाकी क्षेत्रों में आ रहा है तो वो भी क्या होंगे, यहां के पदेन सदस्य होंगे, याद रखना है ना, पदेन सदस्य होंगे। कैसे सदस्य होंगे, याद रखना, पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। निर्वाचित सदस्य नहीं है ये कैसे सदस्य हैं, पदेन सदस्य हैं, ठीक है। याद रहेगा, मतलब विधानसभा के जो विधायक हैं उनका क्षेत्र मान के चलो ग्रामीण में आता है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है या थोड़ा सा भी क्षेत्र ग्रामीण में है तो वो भी विधायक क्या होंगे, ये जिला पंचायत के सदस्य होंगे। सेम चीज यदि कोई लोकसभा के प्रत्याशी हैं और हमारे यहां से जिला पंचायत के अंतर्गत उनका क्षेत्र आता है अंशतः या पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये भी क्या होंगे, यहाँ के पदेन सदस्य होंगे। और सेम चीज यदि कोई राज्यसभा का सदस्य है और उनका निर्वाचन क्षेत्र या जो क्षेत्र है पूर्णतः या आंशिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो वो भी क्या होंगे, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। उसके अलावा जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उसके अलावा जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उसके अलावा जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो क्या होंगे, इनके पदेन सदस्य होंगे। कहां के,
जिला पंचायत के। क्लियर हो गया यहां तक सबको? एक बार फिर से देख लो। निर्वाचित सदस्य 35 वार्ड है मान के चलो, तो पूरे 35 वार्ड से जो निर्वाचित आए हैं वो, यदि हमारे पास क्या है, अगर उस चुने हुए व्यक्तियों में निशक्त व्यक्ति नहीं है तो क्या आएंगे, यहां से निशक्त व्यक्ति आएंगे। उसके अलावा फिर क्या हो जाएगा, पदेन सदस्य में विधानसभा के सदस्य जिनका पूर्ण क्षेत्र या आंशिक क्षेत्र ग्रामीण एरिया में आता हो, लोकसभा के, सेम राज्यसभा के और जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ये सभी क्या होंगे, पदेन सदस्य होंगे। यहां तक सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं वार्डों की संख्या पर, है ना। वार्डों की संख्या पर, वार्डों की संख्या जो कि हमने क्या किया है, ऑलरेडी बता दिए हैं कि न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम 10 वार्ड होंगे और अधिकतम कितने होंगे, अधिकतम 35 वार्ड होंगे। ठीक है, दो चीज हमने क्या किया है, क्लियर कर दिया है कि भैया अगर राज्य जिला पंचायत की बात करते हैं तो न्यूनतम 10 वार्ड होंगे और अधिकतम क्या होंगे, 35 वार्ड होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? चलो अब यहां पे एक और देख लो, आरक्षण नियम भी देख लो। आरक्षण नियम भी देख लो, आरक्षण नियम भी देख लो। तो आरक्षण नियम में कोई सा भी क्या है, नया नहीं है, कुछ भी यहां पे क्या है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आरक्षण जैसे हमने क्या देखा था, क्या देखा था हमने जैसा ग्राम पंचायत में आरक्षण देखा था, हमने जैसा जनपद पंचायत में आरक्षण देखा था, वैसा ही आरक्षण किसमें रहेगा, जिला पंचायत में भी रहेगा। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आएगा तो एक बार बता देना। ठीक है, देख लो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो एक बार। देख लो, किसी को डाउट है तो देख लो। चलो आरक्षण नियम अभी किन के लिए देख रहे हैं हम, जिला पंचायत के सदस्यों के लिए। आरक्षण नियम बाकायदा यहां पे लिख लो, जिला पंचायत के सदस्यों हेतु, पंचायत के सदस्य हेतु, जिला पंचायत के सदस्यों हेतु। ठीक है, जिला पंचायत के सदस्य हेतु। तो जब हम क्या देखेंगे, जिला पंचायत की बात कर रहे हैं तो जिले की जनसंख्या हम देखेंगे, जिले की जनसंख्या देखेंगे हम। वहां पे क्या देखेंगे, वहां पे हम क्या देखेंगे जनसंख्या में कि एसटी का प्रतिशत कितना है, एससी का प्रतिशत कितना है, ओबीसी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यदि, यहां पे फिर से लिख लो, यदि एसटी एनएससी का प्रतिशत 50 से कम होता है, कम होता है तो वहां कितना प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को रहता है, 25% आरक्षण ओबीसी के लिए निर्धारित किया जाता है, निर्धारित होता है। ठीक है, क्लियर है। जिला पंचायत के सदस्य हेतु जिले की जनसंख्या देखेंगे कि एसटी की जनसंख्या कितनी है, एससी की जनसंख्या कितनी है। यदि इन दोनों की जनसंख्या 50% से कम है तो क्या करेंगे, वहां पे 25% जो आरक्षण रहेगा, 25% आरक्षण जो रहेगा वो ओबीसी कंटेस्टेंट को क्या चले जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट के लिए क्या कर दिया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण नियम सेम है, लेकिन यहां पे याद रखना, ये आरक्षण मैं बता रहा हूं, जो 35 वार्ड का जो चुनाव हुआ है ना,
वहां का, इसलिए हम क्या देख रहे हैं, राज्य की जनसंख्या देख रहे हैं। इसलिए हम कहां की देख रहे हैं, राज्य की जनसंख्या, सॉरी हम क्या देख रहे हैं, जिले की जनसंख्या देख रहे हैं। जिस जिले पंचायत की हम बात कर रहे हैं ना, जिला, ठीक है, जिस जिला पंचायत की बात कर रहे हैं उस जिला पंचायत की जनसंख्या को देख के हम क्या कर रहे हैं, सदस्यों के लिए आरक्षण को बता रहे हैं। जब हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आरक्षण देखेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, राज्य का देखेंगे। क्लियर है, वहां पे हम क्या करेंगे, राज्य की जनसंख्या देखेंगे, उसको मैं समझाऊंगा। अभी तक यहां तक क्लियर है ना। अगर मैं जिला पंचायत बोला हूं तो मैं यहां पे जिले की जनसंख्या देख रहा हूं कि वहां पे अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत आरक्षण है, और ये आरक्षण 50 से ज्यादा है कि कम। यदि कम है तो वहां पे मैं 25% आरक्षण किसको दे दूंगा, ओबीसी को दे दूंगा। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो बाकी लोग मैसेज करना अगर कुछ भी डाउट रहा तो, ठीक है। अब लिखो, अब लिखो अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों का चुनाव, अध्यक्षों एवं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन लिखो। निर्वाचन हमने क्या देखा है कि सीधा क्या है, सदस्य जो है डायरेक्ट क्या है, प्रत्यक्ष रूप से आए हैं, प्रत्यक्ष रूप से आए हैं, मतलब उनके लिए वोट हुआ है, सारी चीज हुआ है। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो रहते हैं ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, ये क्या आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों आएंगे, जो सदस्य चयनित हुए हैं, जो सदस्य चयनित हुए हैं या निर्वाचित हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं लिखो, निर्वाचित हुए हैं, उन्हीं के बीच में से, उन्हीं के बीच से एक अध्यक्ष बनेंगे और एक कौन बनेंगे, एक उपाध्यक्ष बनेंगे। क्लियर है, जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं उन्हीं के बीच में से एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक को क्या बनाया जाएगा, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। अब यहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आरक्षण वाला बस देख लेना, यहां पे आरक्षण वाला देख लेना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे का। यहां पे आरक्षण वाला देख लेना। जैसे एक जिला पंचायत है, मान के चलो जिला पंचायत क्या हो गया, बीरगांव नगर निगम बन गया है। नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं, या आपके आसपास जो है, आप एक जिला पंचायत में क्या किए, जिला पंचायत की जनसंख्या देखे, सदस्यों का निर्वाचित कर दिए। दूसरे जिले में गए, दूसरे जिले के पंचायत में हम क्या देखे, वहां के लोगों की जनसंख्या देखे और वहां पे हमने सदस्यों की नियुक्ति किए और क्या किए, निर्वाचन किए। तीसरे जिला, ऐसे करके ओवरऑल हम पूरे छत्तीसगढ़ के जिले में जाके क्या किए, कर लिए, पूरी चीजें चुनाव कर लिए। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम क्या करेंगे, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, तो हम यहां पे क्या करेंगे, पूरे राज्य की जनसंख्या देखेंगे, पूरे राज्य की जनसंख्या देखेंगे। ठीक है, पूरे राज्य की जनसंख्या देखेंगे, मतलब पूरे राज्य में एसटी का कितना प्रतिशत है, एससी का कितना प्रतिशत है, और ये दोनों प्रतिशत मिला के 50 एक्सीड नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, फिर 25% ओबीसी को क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं। और ये आपको होमवर्क है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी और ओबीसी का प्रतिशत कितना है, मतलब कितनी प्रतिशत जनजातियां अनुसूचित जाति है, कितनी प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, और आप मेरे को यह भी बताना कि क्या ये 50% क्रॉस कर रही हैं या नहीं। ठीक है, ये भी आप मेरे को बताना सर्च करके। क्लियर है, तो हम पूरे राज्य की जनसंख्या देखते हैं जब हम क्या करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव करते हैं। तो मान के चलो
ठीक है, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का जब चुनाव करते हैं तो पूरे राज्य की जनसंख्या देखते हैं और ये देखते हैं कि राज्य में एसटी एससी ओबीसी का प्रतिशत कितना है। क्लियर है? अब क्या होगा, अब क्या होगा, आरक्षण जैसे मान के चलो हमने दे दिया, आरक्षण दे दिया और ऐसे आरक्षण में आया कि इतने जो है 10 मान के चलो, 10 जो है अध्यक्ष एसटी कैटेगरी के होना चाहिए, 10 ओबीसी के होना चाहिए, 20 इतने के होने चाहिए, 10 इतने के होने चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर यहां पे क्या होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा या ये निर्धारित किया जाएगा कि इतने अध्यक्ष जो है कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, एसटी कैटेगरी के होने चाहिए, इतने एससी के और उतने ओबीसी के। क्योंकि मेन क्या है, जितने जिला पंचायत है उतने जिला पंचायत में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, दूसरे जिला पंचायत में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, तीसरे जिला पंचायत में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे कि कौन से सीट में एसटी को मिलेगा, कौन सा ओबीसी को, कौन सा जनरल को। कैसे, जैसे हमने निर्धारण किया था किसका, सरपंच का। याद आ रहा है, जो हमने सरपंच के चुनाव के टाइम जो आरक्षण हमने पढ़ा था ना कि कैसे होगा, कौन सी सीट मिलेगी, सेम चीज यहां पे राज्य वाले में होगा। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, केवल वहां पे सरपंच की जगह हम क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम ले रहे हैं और वहां पे हम क्या बोलते थे, सरपंच उप सरपंच बोलते थे। क्लियर है? तो यहां पे फिर से वही नियम लागू होता है, यदि अध्यक्ष सामान्य कैटेगरी का होगा, यदि अध्यक्ष सामान्य कैटेगरी के होंगे तो उपाध्यक्ष आरक्षित कैटेगरी के होना क्या है, तो उपाध्यक्ष आरक्षित कैटेगरी के होना अनिवार्य है। कैटेगरी से होना अनिवार्य है, से होना अनिवार्य है। तो उपाध्यक्ष आरक्षित कैटेगरी से होना अनिवार्य है। और दूसरा, यदि अध्यक्ष आरक्षित कैटेगरी से हैं, यदि अध्यक्ष आरक्षित कैटेगरी से हैं तो जरूरी नहीं है कि उपाध्यक्ष सामान्य कैटेगरी से हों। मतलब क्या है, उपाध्यक्ष किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स याद रखना। पहला, यदि अध्यक्ष सामान्य कैटेगरी के हैं तो उपाध्यक्ष 100% श्योर हमको क्या करना है, रिजर्व्ड कैटेगरी से लेना है। और यदि अध्यक्ष रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो जरूरी नहीं है कि उपाध्यक्ष सामान्य से हो, उपाध्यक्ष फिर उस केस में कोई भी कैटेगरी से हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? उपाध्यक्ष कोई भी कैटेगरी से हो सकते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष कोई भी कैटेगरी से हो सकते हैं। ठीक है, सबको आ गया? इसी में याद रखना, अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो बैठक बुलाएगा वो कौन होगा, याद रखना, या तो कलेक्टर सर होंगे या फिर अपर कलेक्टर होंगे। ठीक है, याद रखना, कलेक्टर सर या फिर अपर कलेक्टर सर क्या करेंगे, अपर मत लिखो, अतिरिक्त कलेक्टर लिखो। ठीक है, कलेक्टर सर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर जो हैं क्या करेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु क्या करेंगे, बैठक के बुलाएंगे। ठीक है,
यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, ये बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, नाम का प्रकाशन होगा, नाम का प्रकाशन होगा, नाम का प्रकाशन होगा। और इस नाम प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर, इस नाम प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर क्या होगा, प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा, प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा। मतलब एक चीज क्लियर हो गया है, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो सदस्यों को बुलाया जाएगा वो वाला सम्मेलन प्रथम सम्मेलन नहीं होगा। सेम चीज हमने क्या देखा था ग्राम पंचायत में, सेम चीज हमने देख लिया है जनपद पंचायत में। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो सम्मेलन बुलाया जाएगा वो प्रथम सम्मेलन नहीं होगा। तो जिस दिन नाम का प्रकाशन हो जाएगा उस नाम के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाना क्या है, अनिवार्य है। और जिला पंचायत सीईओ, पंचायत सीईओ यानी कि हम इसको बोलेंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जो है, जिला पंचायत जो है क्या करेंगे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत यानी कि जिला पंचायत सीईओ जो है वो प्रथम सम्मेलन को क्या करेंगे, बुलाएंगे। ठीक है, प्रथम सम्मेलन को क्या करेंगे, बुलाएंगे। और क्या होगा, इस प्रथम सम्मेलन के बाद से 5 वर्ष तक, ठीक है, जिस दिन ये सम्मेलन होगा, जिस दिन ये सम्मेलन होगा उसके 5 साल तक क्या करेगी ये जिला पंचायत, क्या है, कार्य करेगी। क्लियर है? अब एक और चीज नोट कर लो, एक और चीज नोट कर लो, वो ये नोट कर लो, वो ये नोट कर लो कि जिला पंचायत अपने 5 साल तक क्या करेगी, कार्य करेगी। और उसके बाद चाहे चुनाव हो या ना हो क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक जिला पंचायत क्या करेगी, कार्य करेगी और उसके बाद विघटित हो जाएगी। ये नहीं कि नया पंचायत का चुनाव हो जाए तब तक हम काम करते रहें, नहीं, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल और तुरंत विघटित। और 6 माह के अंदर फिर क्या होगा, चुनाव होगा और फिर क्या होगी, नई जिला पंचायत आएगी। सेम चीज जनपद पंचायत में होगा और सेम चीज ग्राम पंचायत में होगा। ठीक है, हम वेट नहीं करेंगे कि नया चुनाव हो जाए उसके बाद हम पद से हटें इस्तीफा देके। 5 वर्ष कंप्लीट हुआ मतलब आप वहीं पे तुरंत क्या हो गए, पद से हट गए और नए पंचायत का चुनाव 6 माह के भीतर होगा। ये वाला चीज किसके लिए है, ये वाला चीज तीनों के लिए है, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत। सही है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो ठीक है, अब देख लेते हैं अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष के खिलाफ क्या लाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ क्या लाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना। तो जो आपने ग्राम पंचायत में लिखा है सेम वैसा ही टाइप का है, जो आपने जिला पंचायत जनपद में लिखा है सेम वैसा ही है। मतलब क्या होगा, निर्वाचित सदस्यों के 1/3 लिखित शिकायत देंगे किसके पास, संचालक पंचायत के पास, संचालक पंचायत के पास। और ये क्या है, इनको पाती देंगे और 15 दिवस के भीतर, 15 दिवस के भीतर अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव हेतु क्या करेंगे, सम्मेलन बुलाएंगे। फिर से वही वाला प्रोसीजर, 7 दिन पहले किसको बताएंगे, उस जिला पंचायत को बताएंगे। उसके बाद 3 दिन पहले क्या होगा, 3 दिन पहले उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा उसका निर्धारण होगा, उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा उसका निर्धारण होगा। अध्यक्षता कौन करेगा, कलेक्टर सर, कलेक्टर सर करेंगे।
ठीक है, फिर से वही होगा, जो लोग लिखित शिकायत किए हैं उनको बोलेंगे कि बताओ क्या है, वो बताएंगे कि भाई ऐसी ऐसी चीज है, हमारे अध्यक्ष महोदय या हमारे उपाध्यक्ष महोदय क्या है, अपने कार्य करने में असमर्थ हैं या कुछ किसी भी कारण से क्या है, वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कलेक्टर सर या अपर कलेक्टर सर, कोई भी लेंगे, है ना, कलेक्टर सर या अपर कलेक्टर सर, इसके निम्न श्रेणी के अधिकारी नहीं होना चाहिए, है ना, कलेक्टर सर या अपर कलेक्टर सर 3 दिन पहले उस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, वो निर्धारित किया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन से कलेक्टर सर कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, हम क्या देखते थे अविश्वास प्रस्ताव में, उस दिन उपस्थित और मत देने वालों का कितना, उस दिन उपस्थित और मत देने वालों का, उस दिन उपस्थित और मत देने वालों का कितना, 3/4% क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जिला पंचायत गठन करने वालों, जिला पंचायत गठन करने वालों के, जिला पंचायत गठन करने वालों के, जिला पंचायत गठन करने वालों के 2/3% से, अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो क्या होगा, उनको उस पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, उनको उस पद से क्या करना होगा, इस्तीफा देना होगा। ठीक है, और अगर इनको लगता है, अध्यक्ष महोदय को या उपाध्यक्ष महोदय को अगर जरा भी लगता है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसी गलत तरीके से लाया गया है, तो उनको पूरा अधिकार होगा इसके लिए अपील करने का, और ये अपील कर सकते हैं 15 दिवस के भीतर। मतलब उनका जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है उसके 15 दिवस के भीतर ये किसके पास करेंगे, राज्य सरकार के पास करेंगे अपील, राज्य सरकार के पास करेंगे। 45 दिवस के भीतर राज्य सरकार क्या कर देगी, इनको अपना फैसला सुना देगी कि भाई तुम्हारी अपील को खारिज की जाती है या तुम्हारी अपील को एक्सेप्ट की जाती है, जो भी है 45 दिन के भीतर क्या करेगी, राज्य सरकार बता देगी कि भाई आपको जो पद से हटाया गया है वो रीति सही थी, आपको पद से हटना है, या अगर राज्य सरकार को लगता है कि नहीं गलत तरीके से आया है तो इनके क्या कर सकते हैं, बहाल कर सकते हैं, इनको वापस बहाल कर सकते हैं कि ठीक है भाई आ जाओ। ठीक है, तो ये निर्णय अंतिम रूप से राज्य सरकार का होगा। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर है। अब एक और चीज लिख लो, एक और चीज लिख लो, एक और चीज लिख लो, उसको लिखो त्याग पत्र, इसको लिख लो सिर्फ त्याग पत्र। ये तो हमने देखा भाई अविश्वास प्रस्ताव आ गया, पद से हटा दिए, मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया। ठीक है, हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि अगर मान के चलो अविश्वास प्रस्ताव आ गया, पद से हटा दिए, ग्राम पंचायत की जब बात करेंगे तो रिकॉल प्रस्ताव के द्वारा वापस बुला लिए ये सब, लेकिन अगर ये स्वयं से त्याग पत्र देना चाहें तो ये किसको देंगे, तो ये चीज आप लिख लो, हमारे जो पंच महोदय हैं, हमारे जो पंच महोदय हैं वो किसको देंगे त्याग पत्र, सरपंच महोदय को देंगे। ठीक है, पंच महोदय किसको देंगे, सरपंच साहब को देंगे त्याग पत्र, और जनपद पंचायत के सदस्य, जनपद सदस्य किसको देंगे, जनपद के अध्यक्ष को देंगे अपना इस्तीफा। जिला पंचायत सदस्य किसको इस्तीफा देंगे, अगर बीच में वो देना चाहे तो वो भी किसको देंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में सबको। पंच सरपंच को देंगे, जिला पंचायत के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष को देंगे, जनपद पंचायत के सदस्य जनपद पंचायत के सदस्य को करेंगे अपना इस्तीफा देंगे।
लेकिन अगर सरपंच या उप सरपंच को इस्तीफा देना है, यदि सरपंच और उप सरपंच को इस्तीफा देना है, यदि सरपंच और उप सरपंच साहब को यदि इस्तीफा देना है, तो वो अपना इस्तीफा जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक पंचायत को देंगे, या उप संचालक पंचायत के पास क्या करेंगे, अपना इस्तीफा देंगे। पंच तो अपना सरपंच को दे दिया, लेकिन ऊपर वाला सरपंच किसको देगा, तो याद रखना जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक पंचायत को क्या करेंगे, सरपंच लोग अपना इस्तीफा देंगे। क्लियर है? अब देखो, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको देंगे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देंगे, कलेक्टर सर के पास जाके देंगे। किसके पास जाके देंगे, कलेक्टर सर के पास जाके देंगे। और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यदि इस्तीफा देना है, यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना है, तो ये सीधा और सीधा कहां चले जाते हैं, कलेक्टर सर के पास। ये भी चले जाते हैं, ये भी किसके पास चले जाते हैं, कलेक्टर सर के पास चले जाते हैं और उनको इस्तीफा देते हैं। जनपद वाले में लिख लेना कलेक्टर सर या अतिरिक्त कलेक्टर सर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कौन किसको त्यागपत्र देगा? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कौन किसको त्यागपत्र देगा? ठीक है। और ये अगर इनको लगता है त्याग पत्र देने के बाद कि भाई मेरे को त्याग पत्र नहीं देना था, नहीं मुझे तो काम करना था, अरे मैं गलती से दे दिया, अरे मैं आवेश में आके दे दिया, तो अगर जब तक के इनका आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ, ये क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद इनको क्या होगा, पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उन्होंने आवेदन किए, उनके पास पहुंचा, उसके ऊपर विचार नहीं हुआ, उसके पहले ही ये जाके वापस मांग लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार ये हो गया स्वीकृत तो उनको पद से हटना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक स्वीकृत होने के बाद इनको क्या करना पड़ेगा, पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्वीकृत हो गया है तो इनको क्या करना पड़ेगा, पद से हटना पड़ेगा। क्लियर है? और एक और पॉइंट लिख लो जल्दी से, एक और पॉइंट ये लिख लो कि यदि मान के चलो सरपंच है ना, किसी कारणवश क्या हो गया है, सरपंच की मृत्यु हो गई है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, वो किसी काम से कुछ क्या हो गया है, कार्य करने में असमर्थ है, कुछ बोल लिए हैं, जो भी है, तो उनके स्थान पे क्या किया जाता है हम जानते हैं ना, क्या करते हैं हम उनके उसके जगह पे कार्यकारी सरपंच या कुछ क्या करते हैं हम नियुक्त करते हैं, कार्यकारी सरपंच नियुक्त किए, मान के चलो कार्यकारी क्या किए, सरपंच नियुक्त किए, हमने क्या किए, उनके स्थान पे एक कार्यकारी सरपंच को क्या किए, नियुक्त किए। याद रखना सरपंच अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो कार्यवाहक सरपंच जो है वो भी क्या होना चाहिए, एसटी कैटेगरी का ही होना चाहिए। यदि हमारे सरपंच एससी कैटेगरी के हैं और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, हट गए, या मान के चलो उनकी मृत्यु हो गई और वो एससी कैटेगरी थे, तो जो कार्यकारी सरपंच होंगे उनको भी एससी कैटेगरी का ही होना चाहिए। यदि कोई फीमेल थी, यदि कोई महिला थी और वो हट गई हैं, तो जो कार्यकारी होंगी वो भी क्या होंगी, महिला ही होंगी, महिला ही होंगी। एक कंडीशन ऐसी है कि मान के चलो कोई एसटी हमारे सरपंच थे, लेकिन वो क्या हो गए हैं, उनका आकस्मिक मृत्यु हो गया, तो उनके पद पे जो कार्यकारी सरपंच है उनको भी हमको क्या चाहिए था, एसटी चाहिए था। लेकिन यदि वहां पे कोई एसटी सदस्य उपस्थित नहीं है तो आरक्षित वर्ग का कोई और कार्यकारी सरपंच हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है? सबको क्लियर है एकदम?
अगर किसी को भी छोटा सा भी डाउट होगा तो पर्सनल मैसेज कर देना, आराम से क्लियर कर देंगे। कल हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज और उससे संबंधित और छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको अनुच्छेद के तहत हम पूरा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे हम विराम देते हैं। जिसको जो भी डाउट होगा अगली कक्षा में पूछ लेना, या अपने कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर देना। क्लियर है? तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।